चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद सेक्शन 6 आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। अब इसके अंदर जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग समझ लेते हैं सेक्शन 6 के बारे में जल्दी जल्दी। देखिए ये जो सेक्शन 6 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, ये पहले सेक्शन 8 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और उस टाइम पे भी इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते थे, जुडिशरी में भी, पीओ एपीओ में भी, एलएलबी में भी और एआईबी में भी। तो इसका मतलब है अभी भी इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज याद कर लीजिए, ये सेक्शन 3 तरह के फैक्ट्स को रेलेवेंट बता रहा है। वो फैक्ट्स जिनसे हमें मोटिव के बारे में पता चले, वो फैक्ट्स जिनसे हमें ये पता चले कि फैक्ट इन इशू से पहले प्रिपरेशन करी गई थी उसकी, या वो फैक्ट जिनसे हमें पार्टीज के कंडक्ट के बारे में पता चले। तो ऐसे फैक्ट जिनसे मोटिव और प्रिपरेशन और पार्टीज के कंडक्ट के बारे में पता चले, अब वो कंडक्ट चाहे प्रीवियस हो फैक्ट्स इन इशू से या सब्सीक्वेंट हो, ये फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है सेक्शन में। एनी फैक्ट इज रिलेवेंट, हर वो फैक्ट रेलेवेंट होंगे जो शो करे, यानी इन्फ्रेंस निकल रहा हो, या हमें बताएं या कॉन्स्टिट्यूट करे क्या, मोटिव। मोटिव का क्या मतलब हुआ, अब एक चीज समझिएगा यहां पे। जैसे देखिए मान लीजिए कि ए को चार्ज किया गया है बी के मर्डर के लिए। ठीक है, ए को चार्ज किया गया है बी के मर्डर के लिए। अब हम लोग कोर्ट में दो तरह के एविडेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द वन हैंड वी प्रोड्यूस द डायरेक्ट एविडेंसेस। डायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंस का मतलब वो होता है जहां पे जो विटनेस होता है उसने उसने विटनेस किया है एक्चुअल इंसिडेंट, उसने विटनेस किया है एक्चुअल फैक्ट इन इशू। तो सपोज दैट बीइंग अ विटनेस I have seen the actual fact in issue. Like being a witness, I have witnessed that A killed B. So if I witness that A has killed B, and then I appear in the court and I testify, I give the oral evidence that I saw that A was killing B. I saw that A killed B. This is the direct evidence. क्योंकि मैं डायरेक्टली टेस्टिफाई कर रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि A ने B को मारा है चाकू से या गोली चला के। ये हो गया डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन ऑन द अदर हैंड, द अदर टाइप्स ऑफ एविडेंस विच वी प्रोड्यूस इन द कोर्ट इज circumstantial evidence. In circumstantial evidence we don't give the direct evidence, क्योंकि in circumstantial evidence we don't have the direct eyewitness. So suppose that कि मान लीजिए कि किसी ने ए को बी को मारते हुए नहीं देखा। सपोज दैट बीइंग अ विटनेस आई डिड नॉट सी द ए किलिंग बी, I did not see the A killing B. Rather, I saw that few days back, I saw that A was buying the knife. I saw that A was buying the gun. Few days back, I saw that कि A and B fought. इनके बीच में पैसे का लेन देन था। B जो है बार बार A से पैसा मांग रहा था, which A did not want to return. अब हमें कुछ चीजें यहां पे पता चल रही हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि A जो है आफ्टर द फैक्ट इन इशू, आफ्टर द मर्डर, ए को मैंने भागते हुए देखा, ए के चाकू में खून का निशान लगा था। आप देखिए इन सारे फैक्ट के अंदर कहीं पे भी डायरेक्टली ये नहीं पता चल रहा है कि क्या ए ने ही बी को मारा है, तो इसलिए इनको कहा जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब जब कोई केस जो होता है which relies or which is heavily based on the circumstantial evidence, जैसे for example in the case of Arushi and Hemraj 2008 में 2008 के अंदर आरुषि और हेमराज मर्डर हुआ नोएडा के अंदर। ठीक है, नोएडा के अंदर ये मर्डर हुआ। देयर इज नो आई विटनेस, देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल। किसी ने नहीं देखा कि हु किल्ड द आरुषि, हु किल्ड द हेमराज। No, there was no eyewitness. So the prosecution heavily relied on the circumstantial evidence. तो जब circumstantial evidence के ऊपर आप रिलाई करते हो, जिसके अंदर आप एक एक कड़ियों को जोड़ते हो कि when they were last seen alive, after that what had happened, the internet router was used, their parents gave the Arushi the Sony camera, then after that they used the internet, then after that they retreated to their rooms. इस तरीके से we connect the कड़ियां, we connect the chains. So when the prosecution heavily relies on circumstantial evidence, in that case motive is very very important. Motive plays very important role, क्योंकि circumstantial evidence के basis पे fact and issue के होने को अच्छे से समझा जा सकता है। For example, ए को चार्ज किया गया है बी के मर्डर के लिए, बट देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल।
लेकिन प्रोसिक्यूशन ने यह सबूत दिया कि बी बहुत टाइम से ए से पैसा मांग रहा था जो ए देना नहीं चाह रहा था। ए बिल्कुल परेशान हो गया था, बी बार बार पैसा मांगता था, हर एक जगह पे, हर हर मोहल्ले में, रोड में, हर जगह बी उसको बेइज्जत करता था, बार बार उससे पैसा मांगता था और ए देना नहीं चाहता था। अब ए के दिमाग में क्या आ गया कि इसको मार दो तो खत्म हो जाएगी झंझट, पैसा देने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या पता चल रहा है, मोटिव, व्हाट वाज द रीजन ऑफ किलिंग बी। तो ए का मोटिव क्या था, यही होता है मोटिव। तो ऐसे फैक्ट्स जिनसे हमें पता चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में ए का मोटिव, वो इस सेक्शन के अंदर रेलेवेंट होंगे। अब देखिए एक चीज तो आपको समझ में आ गया, उन केसेस में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर बेस होते हैं उनके अंदर मोटिव प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि इन ऑल द cases which heavily rely on the circumstantial evidence, then motive is always relevant. अगर मान लीजिए मोटिव नहीं भी साबित हो पाया, लेकिन जो circumstantial evidence है वो साबित हो जाते हैं बहुत ही स्ट्रांगली, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट कि ये काम अक्यूज ने ही किया है। मान लीजिए दूसरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे ये साबित हो जाता है कि इट वाज डन बाय द अक्यूज्ड, इवन दो इफ नो मोटिव इज एस्टैब्लिश्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, but in spite of that, court can still convict the accused even though the no motive is established. But in the cases based on the circumstantial evidence which heavily relies on circumstantial evidence, motive is very important. ठीक है, एक चीज आपने समझ लिया मोटिव। दूसरी चीज, now the question arises कि what is the difference between the intention and the motive? What is the difference between the intention and the motive? अब let's just take another example. Suppose that कि A is charged for the murder of B. Suppose that A को चार्ज किया गया है B के मर्डर के लिए। अब 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 मान लीजिए कि A ने B को मारा है। अब जब A ने B को मारा है तो क्वेश्चन अराइजेस कि क्या A ने जानबूझ के मारा है या बंदूक एक्सीडेंटली चल गई है। अगर ये पता चल गया कि ए ने जानबूझ के मारा है, तो जानबूझ के मारना जो है गया वो क्या हो गया, इंटेंशन। भाई इंटेंशनली मारा तभी तो वो मारा है, अगर एक्सीडेंटली मारा होता तो मतलब उसकी नियत नहीं थी, इंटेंशन। तो अगर ए को चार्ज किया गया है बी को मारने के लिए, तो अगर इसने जानबूझ के मारा है तो क्या पता चल रहा है, इंटेंशन। ए ने इंटेंशनली मारा है, गलती से नहीं मार दिया, इंटेंशनली। ठीक, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्यों मारा है? Why did A kill B? What was the reason? What was the motive? मोटिव क्या था कि A B को पैसा रिटर्न नहीं करना चाहता था और B बार बार पैसा मांगता था। या मान लीजिए कोई और केस के अंदर कि B ने A को मर्डर करते हुए देखा था, A ने कभी C का मर्डर किया था और B जो था उसके अंदर आई विटनेस था, तो ही वांटेड टू एलिमिनेट B कि कहीं मेरे खिलाफ ये गवाही ना दे दे। तो मोटिव क्या था, बी को हटाना ताकि वो मेरे खिलाफ गवाही ना दे दे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोटिव क्या होता है। तो ऐसे फैक्ट्स जिसके अंदर किसी केस में फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि क्या ए का मोटिव होगा, वो इस सेक्शन के अंदर रेलेवेंट हो जाएंगे। उसके साथ साथ कह रहा है ऐसे फैक्ट जिनसे हमें पता चले प्रिपरेशन के बारे में। मान लीजिए कि इसी केस के अंदर जहां पे ए को सपोज दैट चार्ज किया गया है बी के मर्डर के लिए, कोई ऐसे फैक्ट्स जिससे ये पता चले कि फ्यू डेज बैक ए वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फैक्ट इन इशू, लाइक ए वाज सीन बाइंग द नाइफ, ए वाज सीन बाइंग द गन। ये क्या है, एक प्रिपरेशन हो गई। तो अगर देखा गया कि ए जो है प्रिपरेशन कर रहा था बी को मारने के लिए, तो प्रिपरेशन भी काफी रेलेवेंट हो जाएगा, स्पेशली इन द केसेस विच हैवली रिलाइज ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो प्रिपरेशन रेलेवेंट हो जाएगा। अब ये बोला है ये मोटिव ऑफ प्रिपरेशन किस चीज का हो, चाहे फैक्ट इन इशू का हो या रेलेवेंट फैक्ट का भी हो सकता है। ये दो तो समझना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो टिपिकल पार्ट आएगा वो है इसका कंडक्ट वाला, उसको अच्छे से समझिएगा वरना आपका सर घूम जाएगा इसको समझने में। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कंडक्ट। अब देखिए तीसरी चीज जो इस सेक्शन के अंदर रिलेवेंट है वो क्या है, कंडक्ट। मोटिव प्रिपरेशन क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज द टिपिकल इन द सेक्शन इज द कंडक्ट पार्ट। ये आपके दिमाग को थोड़ा सा हिला सकता है। तो
अब इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली चीज, कंडक्ट का क्या मतलब होता है? कंडक्ट का मतलब नॉर्मली अगर हम लोग देखें बिहेवियर, एक इंसान का बिहेवियर, क्या बिहेवियर था, ठीक है, तो बिहेवियर एक तरीके के इंसान के एक्शंस होते हैं। तो कंडक्ट का मतलब हो गया एक तरीके का बिहेवियर हो गया। और बिहेवियर अगर हम लोग देखें ब्रॉडली, अगर हम लोग देखें तो ये एक तरीके का एक्ट ही तो है, इसके अंदर कोई एक्शन ही तो कर रहा है इंसान का, तभी तो एक्शन से ही तो बिहेवियर बन रहा है, बिहेवियर से कंडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब कंडक्ट, कंडक्ट कब का कंडक्ट, तो देखिए कंडक्ट के लिए सेक्शन ने ऑलरेडी बोल दिया, फैक्ट एंड इशू से पहले, फैक्ट एंड इशू के बाद का। तो अब जैसे मान लीजिए कि ए को चार्ज किया गया है बी के मर्डर के लिए, अगर ए को चार्ज किया गया है बी के मर्डर के लिए, तो ए का कंडक्ट मर्डर से पहले, मर्डर के बाद, मर्डर से पहले, मर्डर के बाद। तो कंडक्ट क्या मर्डर के दौरान भी रेलेवेंट हो सकता है? अगर मर्डर करा जा रहा है, मान लीजिए कि उस दौरान हुआ हो, इन बिटवीन कंटेम्पोरेनियस हो, पहले का बाद में कंटेम्पोरेनियस हो, वो भी रेलेवेंट हो, वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद करिए, हम लोगों ने जब पढ़ा था रेस गेस्टाई, रेस गेस्टाई के अंदर आपको याद है क्या क्या चीजें रेलेवेंट हो रही थी? एक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, किसी ने कुछ किया, कुछ बोला, अगर इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांसैक्शन, these are relevant under section 4 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम as the part of the res gestae। ये हम लोगों ने कवर किया था सेक्शन 4 के अंदर, क्या था? स्टेटमेंट एज वेल एज एक्ट। लेकिन इस सेक्शन ने साफ तौर पे कहा है कंडक्ट रेलेवेंट होगा, स्टेटमेंट की बात नहीं कही इसने। इसका मतलब है ये कंडक्ट, बिहेवियर और एक्शन की बात कर रहा है, स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए रेस गेस्टाई के अंदर तो स्टेटमेंट कब रिलेवेंट हो रहा है? अगर इफ इट फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांसैक्शन, व्हाट हैपेंस इन द केस इफ द स्टेटमेंट इज आउटसाइड द रेस गेस्टाई, if the statement is after the incident is over, then what will happen? तो स्टेटमेंट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि अगर स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेस गेस्टाई, अगर इफ स्टेटमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेस गेस्टाई, तो उस जगह पे स्टेटमेंट जो होता है बहुत ज्यादा एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती स्टेटमेंट की। क्यों? क्योंकि देखिए झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन झूठा कंडक्ट बनाना मुश्किल होता है। इंसान मुंह से तो झूठ बोल देगा, अरे अभी तो हम वही थे, अभी स्टेशन से आ रहे हैं, सीरियस मुंह बना के कह दिया अभी तो हम वही थे, क्या करें, बहुत नुकसान हो गया पैसे का, ऐसे बोल देगा। लेकिन कंडक्ट नहीं बना पाएगा अनलेस कि कोई इंसान अल पचीनो की तरह एक्टिंग करता हो, तब तक वो ऐसे कंडक्ट नहीं बना पाएगा। अगर आपके कंडक्ट के अंदर आप कैसे बिहेव करोगे? मान लीजिए कि आप कमरे में खड़े हो, कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, समझिए कुछ गलत कर रहे हो, कुछ पैसा, कोई इंसान आएगा, आप ऐसे हो गए, आप जैसे भी कंडक्ट करोगे सामने वाले को, भले ही उसने ना देखा हो, आपके कंडक्ट से वो समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ कर रहा है, समझ में आएगा? तो कंडक्ट को छुपा पाना, गढ़ पाना मुश्किल होता है एज कंपेरिजन टू स्टेटमेंट, अनलेस कि यू आर अ वेरी गुड एक्टर लाइक अल पचीनो। तो द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, अब बोला गया है कि पार्टी का कंडक्ट, अब देखते जाइएगा, कह रहा है कि पार्टी का कंडक्ट जो है इसके अंदर रिलेवेंट होगा, पार्टी का रेलेवेंट होगा, पार्टी के साथ साथ कह रहा है एजेंट का भी कंडक्ट रेलेवेंट होगा, पार्टी का भी कंडक्ट होगा, लॉयर का भी कंडक्ट रेलेवेंट होगा, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जो होंगे उनका भी कंडक्ट रेलेवेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? पार्टी आपको समझ में आ गया। अब ये कह रहा है वो पार्टी चाहे सूट के अंदर हो या प्रोसीडिंग के अंदर हो, बहुत बड़ी बात कह गया ये, इसने कहा कि पार्टी और एजेंट का, याद कर लीजिए, कंडक्ट के अंदर, कंडक्ट के अंदर जैसे हम लोग यहां पे लिख देते हैं, कंडक्ट के अंदर दो लोगों का इसने कंडक्ट बता दिया, पार्टी का और एजेंट का। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है वो कंडक्ट चाहे सूट के अंदर हो या प्रोसीडिंग के अंदर हो, तो यानी इससे हमें यह पता चला कि वो कंडक्ट जो है, वो कंडक्ट जो है वो चाहे सिविल का केस का कंडक्ट हो और या क्रिमिनल के केस का कंडक्ट हो। ठीक है, क्रिमिनल केस, सिविल केस, ठीक है, पार्टी, अब ठीक है हम लोग इसी से निकाल लेंगे कि कौन कौन आएगा। सिविल केस के अंदर कौन कौन पार्टीज होती है बताइए? सिविल के केस के अंदर आपको पता ही है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, सो वी हैव टू पार्टीज इन द सिविल केसेस, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि क्रिमिनल केस के अंदर कौन पार्टीज होती है, क्रिमिनल केस के अंदर कौन पार्टीज होती है, तो एज वी नो, आपने देखा होगा बीएनएसएस के अंदर कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ केसेस। Even in the criminal cases, we have two types of cases. One to which we call police case and the other to which we call complaint case.
वन जो जिसको हम लोग पुलिस केस कहते हैं, जिसके अंदर हम एफआईआर कराते हैं, और एक दूसरा जिसमें हम मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट करते हैं। तो देखिए पुलिस केस के अंदर, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पुलिस केस के अंदर देखिए कौन कौन होता है, स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड, स्टेट प्रोसिक्यूशन होती है तो स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कंप्लेंट केस के अंदर, केस के अंदर कौन कौन पार्टी होता है, विक्टिम वर्सेस अक्यूज्ड। ठीक है, अब इसके अंदर बोला गया है any party or of any agent to any party to any suit or proceeding। लेकिन अब अपने दिमाग से सोचिए, अब अपने दिमाग से सोचिए, एक चीज तो हम लोग को ये पता चल गया कि जो पार्टीज होंगी उनके कंडक्ट रिलेवेंट होंगे। पार्टीज के अंदर चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, चाहे चाहे विक्टिम हो या अक्यूज्ड हो, चाहे स्टेट हो या अक्यूज्ड हो, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन अपने दिमाग से सोचिए, अगर मान लीजिए कि पुलिस केस हुआ, पुलिस केस हुआ, तो पुलिस केस के अंदर विक्टिम तो पार्टी है नहीं, तो क्या विक्टिम का जो कंडक्ट होगा वो रिलेवेंट नहीं होगा? अभी इसका भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। अब ये कैसे होगा समझिए। आइए, इतना आपने समझ लिया कि पार्टीज कौन कौन होगी। अब ये कह रहा है कि ये कंडक्ट जो है किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए। एक और बहुत बड़ी बात इसने कह दिया। अब इसने कहा कि ये कंडक्ट जो है, ये कंडक्ट जो है ये दो चीजों से रिलेटेड हो सकता है। एक तो हो गया फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड। ऑफेंस करने के बाद जैसे कोई इंसान जो है भागा था, उसके बाद ऑफेंस करने से पहले उसने जो जो विक्टिम थी उसको धमकी दी थी, ये सारी चीजें जो हो गई फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो गई। लेकिन ये सेक्शन कह रहा है कि कंडक्ट जो है फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट तक सीमित नहीं है। ये कंडक्ट जो है ये सूट और प्रोसीडिंग से भी रिलेटेड हो सकता है। तो यानी खाली कंडक्ट जो है, जो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट है, जो अपराध हुआ है फॉर एग्जांपल किसी केस में, खाली वही तक सीमित नहीं है कंडक्ट। ये मत समझिएगा कि कंडक्ट जो ऑफेंस हुआ है उसी से रिलेटेड। द कंडक्ट कैन बी आल्सो इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट एंड प्रोसीडिंग्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट टाइप्स ऑफ कंडक्ट्स आर इंक्लूडेड व्हिच आर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट एंड प्रोसीडिंग। जैसे सबूतों को छुपाना, गवाहों को खरीदना, अपोजिट पार्टी के एडवोकेट को पैसा खिलाना, ये क्या है? कंडक्ट्स रिलेटेड टू द सूट एंड प्रोसीडिंग्स। जैसे देखिए क्या कह रहा है, अब आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने में। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट, एजेंट में जैसे लॉयर, रिकॉग्नाइज एजेंट्स, टू एनी पार्टी। सूट के अंदर भी, प्रोसीडिंग के अंदर भी। सूट में आपको समझ गया प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। क्रिमिनल केस के अंदर हम लोगों ने देखा दो तरीके के केसेस होते हैं, पुलिस केस, कंप्लेंट केस। इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, अब देखिए क्या कह रहा है, इन रेफरेंस टू, वो कंडक्ट किस रेफरेंस में होना चाहिए, सच सूट और प्रोसीडिंग, और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन और रेलेवेंट फैक्ट। अब समझ में आ गया आपको कि ये कंडक्ट को दोनों रेफरेंस में पढ़ना है। आगे बोला गया है, अब आगे की लाइन देखिए, अब आगे ये बोल दिया गया है, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग। अब कह रहा है कि उस इंसान का भी कंडक्ट जो सब्जेक्ट है ऑफ एनी प्रोसीडिंग, यानी बात किसकी हो रही है, बात हो रही है विक्टिम की, बात हो रही है विक्टिम की। अब आप सोचोगे कि यहां पे विक्टिम अलग से क्यों लिख दिया है, जब सेक्शन के अंदर ऑलरेडी बोल दिया गया है पार्टीज। ये इसीलिए लिख दिया गया है क्योंकि अगर मान लीजिए कि स्टेट केस हुआ, पुलिस केस हुआ, तो उसके अंदर तो प्रोसिक्यूशन स्टेट हो रहा है, प्रोसिक्यूशन स्टेट हो रहा है, विक्टिम तो है ही नहीं पार्टी। तो इसलिए ताकि ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि स्टेट केस के अंदर विक्टिम का कंडक्ट रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए इसको अलग से लिख दिया गया है कि हाँ भाई हाँ, विक्टिम का भी कंडक्ट रिलेवेंट होगा। तो यानी अक्यूज्ड का भी रिलेवेंट होगा, विक्टिम का भी रिलेवेंट होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि ये रिलेवेंट होगा। ठीक, अब लेकिन आप अपने दिमाग से सोचिए, आप अपने दिमाग से सोचिए, एक इंसान के कितने सारे कंडक्ट हो सकते हैं। एक इंसान तो बहुत सारे काम कर रहा होगा। अगर अगर हम लोग सूट एंड प्रोसीडिंग की बात करें, एफिडेविट बनवाया होगा, वकील को पैसा दिया होगा, कितने सारे कंडक्ट होंगे। फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी, वहां गया होगा, आया होगा, किसी से बात की होगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कंडक्ट के अंदर। सारे कंडक्ट नहीं, वो कंडक्ट जो इन्फ्लुएंस करे और विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, वो कंडक्ट जो डायरेक्टली फैक्ट इन इशू को इन्फ्लुएंस करे। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान किसी को धमकी दे रहा है कि मार देंगे, फिर बाद में उसने मार दिया,
तो उसका कंडक्ट जो था कि उसने धमकी दिया हुआ था, उसका बिहेवियर था कि फॉर एग्जाम्पल कि वो उसके घर गया, उसने उसको धमकी दिया और बोला कि हम मार देंगे, तो एक उसका कंडक्ट था। या पहले उसने अटेम्प्ट किया मारने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है मारने के लिए, तो ये भी देखिए कंडक्ट पता चल रहा है कि पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है। तो अब ये जो पहला कंडक्ट था ये फैक्ट एंड इशू को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं? और जैसे फैक्ट एंड इशू हुआ उसके बाद से वो एब्सकंडिंग है, तो अब जो फैक्ट एंड इशू था उसने उसके कंडक्ट को इन्फ्लुएंस किया कि नहीं? तभी तो फैक्ट एंड इशू हुआ, तभी भागा हुआ होगा। जो इन्फ्लुएंस करे या जो इन्फ्लुएंस हुआ हो फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स, एंड वेदर इट वाज प्रीवियस, चाहे पहले का हो या सब्सीक्वेंट हो। समझ आ गया आप लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशन है, अब आपको एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हमने आपको क्या बताया कि इस सेक्शन के अंदर कंडक्ट रेलेवेंट है, स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है। यही बात इसके एक्सप्लेनेशन में कह रहा है। एक्सप्लेनेशन वन कह रहा है कि ये सेक्शन जो है ये सिर्फ कंडक्ट को रेलेवेंट बता रहा है, ये स्टेटमेंट को रेलेवेंट नहीं बता रहा है। लेकिन आमतौर पे सिर्फ कंडक्ट रेलेवेंट है इस सेक्शन के अंदर, स्टेटमेंट नहीं। इंसान क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कंडक्ट और स्टेटमेंट साथ ही साथ आए, स्टेटमेंट से कंडक्ट को कोई मीनिंग मिले, जैसे इंसान भाग रहा है, मत मारो मत मारो मुझे, मत मारो मत मारो, लग जाएगी, मत मारो भाई मर जाएंगे। अब देखिए यहां पे एक उसका कंडक्ट भी है और एक मुंह से स्टेटमेंट भी बोल रहा है। अब ऐसे तो स्टेटमेंट इस सेक्शन के अंदर रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट किसी कंडक्ट के साथ मर्ज होके बाहर आ रहे हैं, जिससे उस कंडक्ट को कोई मीनिंग मिल रही है। कोई इंसान अगर खाली खाली उसकी ऐसी चीज को करने को आप रिलेवेंट कह दो क्योंकि वो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा। लेकिन आप कहोगे कि वो बोला था मत मारो मत मारो, हाँ तब समझ में आएगा कि अब इसका कंडक्ट जो है एक्चुअली में रिलेवेंट हुआ, क्योंकि उसको कोई मार रहा था। तो अगर स्टेटमेंट और कंडक्ट एक साथ निकल के आ रहे हैं, स्टेटमेंट से कंडक्ट को मीनिंग मिल रही है, तब स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? उसी तरीके से मान लीजिए एक लड़की थी, उसका रेप हुआ। जैसे ही रेप हुआ, अब रेप होने के बाद लड़की क्या करेगी? जल्दी जल्दी जाएगी अपनी माँ को, जैसे उसने बताया। तो अब माँ को बताना उसका क्या हुआ? वो विक्टिम है, विक्टिम का भी कंडक्ट रिलेवेंट है इस सेक्शन के अंदर, तो अपनी माँ को बताना। अब उसका कंडक्ट को, अब जो उसने जाके स्टेटमेंट दिया, अब देखिए कंडक्ट और स्टेटमेंट दोनों मर्ज हो गया। तो ऐसे वो अपने माँ या मान लीजिए कि किसी अपनी फ्रेंड से खाली ये कह देती कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये रिलेवेंट नहीं होता, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। लेकिन व्हेन द स्टेटमेंट accompanies द कंडक्ट, व्हेन दे कम टुगेदर, जब दोनों एक साथ निकल रहे हैं, लड़की के साथ हुआ, तुरंत माँ के पास गई, उसने जाके शिकायत किया, कंडक्ट और स्टेटमेंट एक दूसरे से मर्ज हो गया, तो स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर शिकायत नहीं करके खाली नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ रॉबरी हो जाए, मेरे साथ रॉबरी हो जाए, मैं ऐसे ही अपने दोस्त से कहूँ यार पुल की तरफ से आ रहे थे, एक आदमी ने जो है मोबाइल छिना लिया, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट द कंडक्ट। लेकिन मान लीजिए कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हम तुरंत पुलिस के पास चले जाएं, तुरंत पुलिस के पास जाके क्यों जा रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं, तो हमारा जो शिकायत करना होगा कि हम कंप्लेंट करा, हमने जाके शिकायत करी, एज अ कंडक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। भले ही वो हमने मुंह से बोल के बताया है, स्टेटमेंट है, लेकिन रिलेवेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? वही बात इसके एक्सप्लेनेशन वन में लिखी हुई है। क्या बोल रहा है? देखिए एक्सप्लेनेशन वन, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? अनलेस दो स्टेटमेंट्स अकंपनी, साथ साथ आए और एक्सप्लेन करें एक्ट्स को other than the statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this अधिनियम। लेकिन कह रहा है ये सेक्शन अगर स्टेटमेंट किसी और सेक्शन के अंदर रेलेवेंट हो रहा होगा, ये उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। एक्सप्लेनेशन टू में बोला गया है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, कह रहा है अब अगर किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अक्यूज्ड का कंडक्ट रेलेवेंट है, अक्यूज का कंडक्ट रेलेवेंट है कि नहीं इस सेक्शन के अंदर? अब ये कह रहा है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, तो अगर अक्यूज का कंडक्ट रेलेवेंट है, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, कोई स्टेटमेंट उसके सामने बोला गया और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग व्हिच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज आल्सो रेलेवेंट। देखिए आमतौर पे स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है इसके अंदर, अब समझिएगा यहाँ पे देखिए, आमतौर पे इस सेक्शन के अंदर ऐसे समझिएगा, स्टेटमेंट्स नॉट रेलेवेंट है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन दो सिचुएशन बताई गई है जहां पे स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा एज अ कंडक्ट। एक तो आपने देख लिया कि अगर स्टेटमेंट्स और प्लस एक्ट्स साथ ही साथ आ रहे हैं और स्टेटमेंट से एक्शन को कोई मीनिंग मिल रही है, तो रिलेवेंट हो जाएगा इस सेक्शन के अंदर। दूसरा,
अगर जिस पर्सन का कंडक्ट रिलेवेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अक्यूज का रिलेवेंट होता है, विक्टिम का रिलेवेंट होता है, तो अक्यूज का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे अक्यूज का कंडक्ट रिलेवेंट होता है, अब अगर अक्यूज का कंडक्ट रिलेवेंट होता है, कोई स्टेटमेंट बोला किसी ने, कोई स्टेटमेंट बोला किसी ने, अगर उसके उसके स्टेटमेंट से इसका कंडक्ट चेंज होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अक्यूज खड़ा था, यहां पे बी खड़ा था, बी ने कहा कि पुलिस आ रही है, जिसने भी यहां पे रॉबरी करी उसको पकड़ने के लिए आ रही है। बी ने इतनी बात बोली नहीं कि ए तुरंत भागा। अब देखिए, अब यहां पे ए जो था, ए फॉर एग्जांपल किसी केस के अंदर मान लीजिए कि ए को एक ए जो है ट्रायल पे है, अब ए का यहाँ पे कंडक्ट जो था ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए की मौजूदगी में बी ने एक स्टेटमेंट बोला और ए जो है वहां से भाग गया, तो अक्यूज फॉर एग्जांपल उसका कंडक्ट रेलेवेंट होता है। तो बी ने बोला पुलिस आ रही है, ये तुरंत भाग गया, तो क्या हुआ, इसके स्टेटमेंट से इसका कंडक्ट जो हो गया क्या हो गया, इफेक्ट में आ गया। तो ये स्टेटमेंट भी रिलेवेंट, ये कंडक्ट भी रिलेवेंट, उस जगह पे भी ये स्टेटमेंट भी रिलेवेंट, कंडक्ट भी रिलेवेंट, स्टेटमेंट भी रिलेवेंट, कंडक्ट भी रिलेवेंट। समझ आ गया आप लोगों को? आइए इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं इसके। ए स्ट्राइक्स फॉर द मर्डर ऑफ बी, द फैक्ट्स दैट ए मर्डर सी, जो भी हमने आपको पहले एग्जांपल दिया था, ए को ट्राई किया जा रहा है बी के मर्डर के लिए। अब क्योंकि ए ने सी को मारा था और बी जो है ए को ब्लैकमेल कर रहा था, तो क्या पता चल रहा है ए का मोटिव मारने का। ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, ए ने बी से पैसा रिकवरी के लिए केस फाइल करा कि मेरा पैसा वापस करो, बी ने कहा मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। तो ऐसे फैक्ट्स, क्या बी को कोई जरूरत थी पैसे की, इससे क्या पता चल जाएगा, वी विल फाइंड आउट द मोटिव ऑफ टेकिंग द मनी, motive of borrowing the money. So all those facts which help us to find out that कि B was actually in need of money, क्योंकि this will make the whole case more clear that कि हाँ possible है कि B ने पैसा लिया होगा। ठीक है, relevant हो जाएगा। तो ऐसे facts जिससे जैसे B का motive पता चले। A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of A procured poison. So if A is tried, if A is on a trial for the murder of B, like few days back, A was seen buying the poison. क्या पता चल रहा है? Preparation relevant. The question is whether a certain document is the will of A. In some of the case, suppose that it question arises whether a certain document is the will of A. क्या ये document A का will है? इसको लेके question arise हुआ। अब will बनाने से पहले A ने बहुत preparation करी, एडवोकेट से कंसल्ट किया, कई ड्राफ्ट भी तैयार किए, तो क्या पता चल रहा है कि A प्रिपरेशन कर रहा था। तो अगर किसी डॉक्यूमेंट को लेके क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वो A की विल है कि नहीं है, तो ये पता चल रहा था कि हाँ भाई वो ड्राफ्ट तो बना रहा था। तो मतलब कि इस बात को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, हाँ सरकमस्टांसेस क्रिएट हो रहे थे कि ए विल जो है बनवाना चाह रहा था। ठीक, A is accused of a crime, the facts that either before or at the time of the crime or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give to the facts of the case an appearance favorable to himself. हमने आपको क्या बताया, कंडक्ट इसके अंदर पार्टीज का, it can be in respect of the fact and issue or relevant, as well as it can also be in respect of the suit and proceeding. तो अब जैसे कि यहाँ पे ए जो है अक्यूज है किसी क्राइम के अंदर, इसने सबूत छुपाने की कोशिश करी, सबूत मिटाने की कोशिश करी, उसके साथ साथ गवाहों को रोकने की कोशिश करी, गवाहों को पैसा खिलाया, एडवोकेट को पैसा खिलाया, अपने घर में सर्च कराने से मना किया। एक 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 हस्बैंड को चार्ज किया गया उसकी वाइफ की मर्डर के लिए, जब पुलिस अंदर तलाशी लेने आई तो अपने घर में उसने खोदने से मना किया कि मेरे घर की जमीन मत खोदो, जिसके अंदर उसने दफना दिया था। ये सब उसके कंडक्ट है जो रेलेवेंट हो जाएंगे। द क्वेश्चन वेदर ए रॉब बी, अब अगर सवाल उठा कि क्या ए ने बी को रॉब किया है, आफ्टर बी रॉब सी सेड इन एज प्रेजेंस द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द पर्सन हु रॉब बी, उसके मौजूदगी में कहा गया कि पुलिस आ रही है जिसने रॉबरी करी है, एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स ए रन अवे, उसके बाद ए तुरंत भागा। तो देखिए क्या हुआ, इस स्टेटमेंट से ए के कंडक्ट को असर पड़ा, वो स्टेटमेंट और कंडक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। The question is whether A owes B 10,000 rupees. The fact that A asked C to lend him money and D said to C in A's presence and be hearing, उसके मौजूदगी में बोला I advise you not to trust A, मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ A के ऊपर भरोसा ना करना, for he owes B 10,000 rupees, कि ये B को 10,000 रुपए ओ करता है, and that A went away, और A चला गया बिना कुछ बोले। तो स्टेटमेंट और कंडक्ट दोनों रेलेवेंट हो गया। क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ए ने कोई क्राइम कमिट किया है, द फैक्ट दैट ए एब्सकंडेड आफ्टर रिसीविंग अ लेटर वार्निंग ए दैट इंक्वायरी वाज बीइंग मेड, एक केस में क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ए ने क्राइम किया है,
एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि इंक्वायरी इशू होने जा रही है, जिसने ये क्राइम किया, ए तुरंत वहां से भाग गया, तो लेटर में जो लिखा हुआ था और ए का कंडक्ट रिलेवेंट हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए ये वाला कंप्लेंट वाला, हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए किसी लड़की का रेप हो गया, अब रेप होने के बाद अब उसका कंडक्ट क्या पार्ट बनेगा। अगर देखिए रेप होने के दौरान वो कोई चीज चिल्लाती है, कुछ बोलती है, तो वो तो आपको पता ही है सीधा सीधा कि वो स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा एज द पार्ट ऑफ द रेस गेस्टा है, क्योंकि इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांसैक्शन। लेकिन रेप हो चुका है, उसके बाद अगर वो कोई चीज कर रही है तो क्या वो रिलेवेंट होगा। देखिए सिर्फ हम लोगों ने पढ़ा है इसके अंदर कंडक्ट रेलेवेंट होता है अगर वो कंडक्ट जो है कंप्लेंट की शक्ल में हुआ। अगर मान लीजिए कि वो लड़की किसी से नॉर्मली अपनी फ्रेंड से ये बताती है कि किसी ने उसके साथ ऐसा कर दिया, बिना किसी कंप्लेंट, बिना किसी इस सेंस में कि वो कंप्लेंट कर रही है, तो ये रेलेवेंट नहीं होगा एज अ कंडक्ट, फिर इसको स्टेटमेंट माना जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब आप सोच रहे होंगे पता सर कैसे करेंगे कि वेदर इज दिस अ मेयर स्टेटमेंट और इज अ कंप्लेंट। देखिए कंप्लेंट हमेशा किसी ऐसे इंसान को करता है जो इंसान अपने दिमाग से ये सोच के करता है कि ये कुछ रिड्रेस करेगा या कुछ पनिश करेगा उसको, जैसे अपने पेरेंट्स को, पुलिस को, या जो इंसान अथॉरिटी में होगा उसको, उसे करता है कंप्लेंट। और कंप्लेंट जो होता है इंसान बिना पूछे बोल देता है, जैसे जिसको कंप्लेंट करनी होती है उसके साथ कोई घटना होती है वो तुरंत जाके खुद से बताता है, यानी वो खुद से ही बताता है घटना के बारे में। ऐसा नहीं कि किसी का साथ कुछ हो गया है, किसी ने पूछा ये क्या हुआ, अरे वो यार आज कुछ लोग आए थे मोबाइल छिना लिए। दिस इज नॉट द कंप्लेंट, इट इज अ मेयर स्टेटमेंट, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा इसके अंदर। वही चीज बोली गई कि वो कंप्लेंट की शक्ल में होना चाहिए, अदरवाइज वो रेलेवेंट नहीं होगा। सेम बात रॉबरी के रेफरेंस में भी कही गई है। ठीक है, अब एक दो चीजें और समझ लीजिए, एक दो केस लॉज हैं, जैसे कि मुनीश मुबर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि has held that in case of circumstantial evidence, हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं, circumstantial evidence के अंदर motive assumes great and significance important। मोटिव जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जहां पे केस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस है। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्ट बिकॉज की देयर इज अ एब्सेंस ऑफ मोटिव, जस्ट बिकॉज की हमें पता चल रहा है कि कोई मोटिव नहीं है, विल नॉट फैटल टू द प्रोसिक्यूशन केस, इससे प्रोसिक्यूशन का केस फैटल नहीं हो जाएगा, यानी गिर नहीं जाएगा। इफ देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूविंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज, अगर स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो अक्यूज की गिल्ट को प्रूव कर रहा है बियॉन्ड द केबल ऑफ डाउट। इस सुभाष अग्रवाल वर्सेस द स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2025। उसके साथ साथ इन नत्था सिंह वर्सेस एम्परर 1946 प्रीवी काउंसिल ने बोला इफ प्रोसिक्यूशन केस इज कन्विंसिंग एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव मोटिव। आई होप कि आप लोगों को ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। उसके साथ साथ आपको ये भी अनाउंस करते हुए चले, और हमारे आपको जैसे कि पता होगा कि हमारे लॉ के कोर्सेज चल रहे हैं। लॉ के कोर्सेज में हम लोग जुडिशरी को भी कवर कर रहे हैं, जुडिशरी को कवर कर रहे हैं, एपीओ को, पीओ को कवर कर रहे हैं। उसके साथ साथ लॉ में अब हमारा एक लिटिगेशन कोर्स भी शुरू हो गया है। इस लिटिगेशन कोर्स के अंदर हम लोग पूरा ए टू जेड कैसे केस फाइल किया जाता है, कौन कौन से कोर्ट होते हैं, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, प्लेंट कैसे फाइल होना है, प्लेंट को ड्राफ्ट कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करना है, कोर्ट में गवाही कैसे करवाना है, ओरल एविडेंस कैसे करवाना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे कवर करवाना है, कोर्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप जुडिशरी, पीओ, एपीओ या लिटिगेशन नहीं जाना चाहते हैं, इसके अलावा हमारे जीके और जीएस के कोर्सेज भी चल रहे हैं। जीके जीएस बहुत से स्टेट्स में भी पूछी जाती है और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछी जाती है। उसके अलावा एक हमारा इंग्लिश का कोर्स भी चल रहा है। ये इंग्लिश का कोर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मेंस नहीं निकाल पाते हैं आंसर राइटिंग पुअर होने की वजह से, तो इंग्लिश के अंदर हम लोग ग्रामर कवर करते हैं, आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग इंप्रूव होना कोई 1-2 दिन या 3 दिन का काम नहीं है। इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है और समझते रहना है इंग्लिश के बेसिक रूल्स। इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और स्क्रीन पे ये नंबर मिल जाएगा, जहां पे आप व्हाट्सएप और कॉल के जरिए डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8840961324। Thanks for watching. Have a good day.